बाज़ार में आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि बाज़ार में मैं 100% सही होऊँगा, तो बाज़ार आपको उसी दिन गलत ठहरा देगा। अपना खुद का बही खाता प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और उसमें अगर प्रॉफ़िट नहीं दिख रहा है, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। पूरा एक सिस्टम मेरे लिए बन गया था कि जिससे मैं अगर एग्ज़ीक्यूट करूँगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, क्योंकि ये चीज़ आप एक दिन में नहीं सीख सकते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित श्रीवास्तव। मैं शेयर बाज़ार में एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर कई सालों से काम कर रहा हूँ। पर ये जो जर्नी है मेरे लिए काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि इसको मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले गया हूँ। और ये जो मामला बना, ये कैसे बना, ये समझना भी ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने मुद्दा पकड़ा है और जो अ, जिस विषय को लेके मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हुआ, वो ऐसा है जो शायद कोई दूसरा अपने जर्नी में ना अपनाए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये 30 साल लंबी जर्नी हो चुकी है, 30 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में मैंने शेयर बाज़ार में निवेश करने के बारे में जानकारी जानने की और प्राप्त करने की जो इंटरेस्ट था, जो वो जागृत हुआ। और मैं इस जर्नी पे निकल पड़ा। इसमें कई मामले आए सामने कि बाज़ारों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस तरह इसमें निवेश करना चाहिए। बट जाते-जाते ये मामला इस तरफ गया कि लोगों के लिए इसमें क्या होना चाहिए और इनको कैसे ये जो सच है बाज़ारों के बारे में, जो सत्य है, जो हम लोग अपने टैगलाइन में बोलते हैं ट्रुथ अबाउट द मार्केट्स, ये कैसे पहुँचाया जाए और ये कैसे ये मामला बना कि यही सही तरीका है, जो कि जैसे मैं कह रहा हूँ शायद ही कोई अपनाए। और इसलिए मुझे ये अद्भुत लगती है। तो मैं बताता हूँ धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बाय स्टेप कि ये जर्नी कैसे उभरी और क्यों इस डायरेक्शन में हम लोग और मैं पर्टिकुलरली गया हूँ। और अंत में इंडिया चार्ट जो कंपनी है वो मैंने बनाई और उसके ज़रिए से कई चीज़ें हमने की हैं, काम हमने किए हैं जो लोगों को बेनिफिट करती हैं। तो जर्नी शुरू होती है 1990 से। करीब 11वीं में मैं था। अ, बॉम्बे में मैंने जमुनाबाई नरसी स्कूल से स्कूलिंग करी। उसके बाद कॉमर्स फील्ड में जैसे एडमिशन लिया, सबसे पहले लोग अपने दिमाग में ये आता है कि आगे जाके क्या करेंगे? क्योंकि साइंस का फील्ड कई लोग चुनते हैं, बट उस ज़माने में वो ऐसा था कि जब आप कॉमर्स में जाते हैं, आप आगे ज़िंदगी में क्या करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस सवाल के जवाब को ढूँढते हुए मुझे बताया गया कि आप सबसे पहले जो है बिज़नेस पेजेस जो हैं पेपर्स के, वो पढ़ना शुरू करें। टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर जब मैंने खोला, तो उसके बिज़नेस पेजेस के सेकंड पेज पे पूरे शेयर प्राइसेस की लिस्ट आती थी उस ज़माने में, अब नहीं आती। उनको देख के मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ पता लगाते हैं ये क्या है। और मैंने भाव जो है हर हफ्ते एक कागज़ पे लिखना शुरू किया। अब इंटरेस्ट और कैसे बढ़ा, ये चीज़ शायद किसी के भी साथ हो सकती है, जिसके भी भाई-बहन हैं। मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये क्या कर रहे हो? अगर ये सब पढ़ना है, तुम्हें इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। और अगर ये सब करना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो बस, आप जानते हो, कोई भी भाई या बहन अगर आपको बोल दे कि आपके बस की बात नहीं है, तो उस रास्ते तो आपको जाना ही है और उसको आपको गलत ठहराना है। तो करते-करते फिर शेयर के भाव लिखना शुरू किया, मैगज़ीन्स पढ़ना शुरू करी। उस समय पे कुछ मैगज़ीन्स थी जैसे दलाल स्ट्रीट जर्नल, कैपिटल मार्केट, कई ऐसे मैगज़ीन्स मिलते थे जिनमें कि कंपनी के रिज़ल्ट्स और कई डेटा पॉइंट्स आते थे। तो उन डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करके कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझना शुरू किया। तो मेरा जो अप्रोच बाज़ार में रहा ये था कि मुझे यहाँ पे आके पैसे कमाने हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे नौकरी करनी है कि क्या करना है। बाज़ार में पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं? तो उसकी पूरी साइंस समझनी है। फंडामेंटल्स क्या हैं? इकोनॉमिक्स से क्या असर होता है? और फाइनली मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि फॉर्च्यून मैगज़ीन मेरे हाथ में पड़ी। उसमें देखा कि चार्ट्स को लेके एक पूरी अलग साइंस है। तो इस साइंस को भी मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया और टेक्निकल एनालिसिस के सब्जेक्ट की मास्टरी वहाँ से शुरुआत हो गई। तो कुछ सालों बाद मैंने फिर मार्टिन प्रिंग की किताबें पढ़ी। बहुत ही, ये जो किताबें उस ज़माने में मिलती नहीं थी, बट पर्टिकुलरली एक पब्लिशर था विजन बुक्स का, जो शायद आज भी है।
वो सस्ते में ये किताबें इंडिया में छापता था, क्योंकि फॉरेन जो पब्लिशर्स हैं वो इंडिया में आके ये किताबें हमें नहीं देते थे। तो मेरे हाथ में लगी, बेसिक्स पता चले और मैंने चार्टिंग शुरू कर दिया, शुरू में ग्राफ पेपर्स पे। और मेरे जैसा बीकॉम ख़त्म हुआ 1993 में, तो 94 में मैंने दलाल स्ट्रीट जर्नल कंपनी को ज्वाइन किया उनके आईपीओ डिवीज़न में। और उस समय पे दलाल स्ट्रीट जर्नल डिस्ट्रीब्यूटर भी था मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर का। तो मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया, जिसपे कि चार्टिंग भी होती थी और उनके फंडामेंटल भी डेटाबेसेस थे। तो पूरा जो रिसर्च बेस है थ्रू सॉफ्टवेयर पहली बार मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो कई साल लगे इस चीज़ को समझने में कि बाज़ार कैसे चलते हैं, और उस उथल-पुथल के बीच में जो कुछ हुआ वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में, हर कोई निवेश करना चाहता है। बच्चे-बच्चे मतलब जो यंग लड़के हैं कॉलेजेस में, और जैसे ही जॉब लगती है उनको शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद के अपनी एक वेल्थ क्रिएट करनी है। आपको शायद लगे ये पहली बार हो रहा है, बट बाज़ारों में एक कहावत है कि जो भी बाज़ार में आज हो रहा है, वो पहले हो चुका है। और इस चीज़ को जानने के लिए आपको कई सालों की स्टडी करनी पड़ती है और हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ती है, तब आप जान पाते हो। मैं फॉर्च्यूनेट था शायद कि ऐसे समय में पैदा हुआ और बड़ा, जब शेयर बाज़ार इसी तरीके के एक माहौल में जा रहा था। क्योंकि 1991 में इंडिया में रिफ़ॉर्म्स हुए। उसके बाद की कहानी हर्षद मेहता की कई लोगों ने सुनी है, बट हर्षद मेहता और सुचेता दलाल की कहानियों से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि उन्होंने क्या अपने ज़िंदगी में देखा। आपको ये नहीं पता चलता है कि माहौल क्या था। माहौल उस समय ऐसा ही था कि जितने लोग हैं, वो सब शेयर बाज़ार में निवेश करने चाहते थे। गली-गली पे, नुक्कड़-नुक्कड़ पे शेयर के फॉर्म बँटते थे आईपीओज़ के। और मैगज़ीन्स जो हैं उस समय पे, आज भी शायद इतनी नहीं है, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो इतने सारे हो गए थे, आधा-आधा न्यूज़पेपर का स्टैंड फाइनेंशियल मैगज़ीन से भरा हुआ रहता था। तो उस तरह का जो उत्साह है, वो शायद आज जाके हम लोग कुछ कुछ हद तक देख रहे हैं। तो जब इस तरह का उत्साह हम बाज़ार में देखते हैं, इसका मतलब है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इसका अंत कैसा होता है? ये चीज़ 1994 के बाद हमने देखी कि बाज़ारों का जो है अंत ऐसा हुआ कि हर्षद मेहता का तो पीक 92 में हुआ, बट 94 के बाद इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आई और जितने मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स थे उसमें काफ़ी गिरावट आई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो फँस गए उस ज़माने में, फिर वो वापस शायद कभी आए नहीं। और हमेशा मार्केट में ऐसा होता है कि एक नया जेनरेशन वापस आता है, और वो जब नया जेनरेशन मार्केट में आता है, फिर से नई उत्साह जागृत होती है कई सालों के ऊपर। तो वो सब देखने के बाद एक मन में ये तो बैठ गया था कि लोगों के पास सत्य नहीं है कि बाज़ारों में निवेश करके कब उससे बाहर निकलना है। एंट्री तो आपने कर ली, एग्ज़िट कहाँ पे करोगे और इसके बारे में बताएगा कौन? तो बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और इस सत्य को लोगों तक पहुँचाने की एक मन में चाहत शायद उठ गई थी। बट उस समय पे पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगा कि मेरी नॉलेज जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। 97 टू 99 मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद एक कंपनी को जॉइन किया। और उसको जॉइन करने के प्रोसेस में मैं एक और पार्ट ऑफ द साइंस, जिसको हम लोग एलियट वेव के नाम से जानते हैं, पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ही है, बट फोरकास्टिंग पार्ट है। मतलब क्लासिकल जो हम लोग चार्ट्स देखते हैं, उसको हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। अगर मतलब है कि भाव अगर बढ़ रहा है, तो भाव के साथ-साथ चलें, इसको हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। बट इसमें कोई फोरकास्टिंग नहीं होती है। एलियट वेव एनालिसिस में फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग मतलब आप आगे के भाव कहाँ पे जाने वाले हैं और कहाँ से आए हैं, इसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और ये अनुमान लगाने से काफ़ी आपके एनालिसिस में फ़र्क पड़ता है। तो मैं जब ये सब करने लगा, तो कहीं न कहीं मेरा काम जो है कई मल्टीपल से इम्प्रूव हुआ। इसकी जानकारी हमें 2 तरीके से होती है। एक तो जो मैं वीकली रिपोर्ट्स लिखता था अपने कंपनी में, एमबीए करने के बाद मैंने एक कंपनी जॉइन करी, सानवा फाइनेंस, जहाँ पे वीकली रिपोर्ट्स में अपने डायरेक्टर्स को लिखता था। उन रिपोर्ट्स की जो आउटकम्स थी, जो मैं डिटेलिंग कर पा रहा था, सिर्फ भाव नहीं बट बताना कि ये शायद इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर मूवमेंट आ सकती है। और फिर उस चीज़ की जब अप्रिसिएशन आपके पास वापस आती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। 2001 में मैंने फिर शेर खान जॉइन करी, वहाँ पे मेरा 18 साल का करियर बना। और उस पीरियड में मैंने पहली बार देखा कि इस सब नॉलेज का जब मैंने इस्तेमाल किया अपने ट्रेडिंग में और अपने इन्वेस्टमेंट में, तो पहली बार मैंने उसमें मुनाफा आते हुए देखा। तो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई साल लगे। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं, हम लोग क्या है, काफ़ी कुछ बाजार में सीख लेते हैं और ये सब सीखने के बाद हमें लगता है कि शायद हमें सब कुछ आता है और हम अच्छे से मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आखिर में आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ अचीव किया है? आप सत्य में जानते हैं कि मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं, जब आप अपना खुद का बही खाता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और उसमें अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बार मैंने अच्छे से प्रॉफिट्स 2001-2002 के बाद ही देखे। और ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कई साल लगे पूरी साइंस ऑफ मार्केट्स को गैदर करने में और उसको समझने में, और उसके बाद इसका जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तब जाके एक्चुअल आप उसके रिजल्ट्स देख पाते हो। इस चीज़ की काफ़ी डिटेल स्टडी एक किताब है, अगर किसी ने पढ़ी नहीं है, माइकल कॉवेल की किताब है द आउटलायर्स। उन्होंने कई सक्सेसफुल लोगों की स्टडी करी, नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड बट हर अलग अलग सब्जेक्ट्स में। बिल गेट से लेके सुपरस्टार जो स्पोर्ट्स में हैं, बीटल्स, और उन्होंने जो नेट कंक्लूजन लगाया, कई अलग अलग कंक्लूजन्स थे, बट एक जो पर्टिकुलर सबके साथ हिट करता है वो ये है कि सक्सेसफुल लोगों ने अपने आर्ट पे या क्राफ्ट पे या तो 10 साल या 10,000 घंटे बिताए और इसके बाद ही उन्होंने सक्सेस पाया। तो ये समय बाजार में निकालना और ये समय अपने आर्ट या क्राफ्ट में बिताना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके पहले आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। तो ये शायद एक जर्नी थी जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बाज़ारों के बारे में जानकारी, जो एक पूरा एक सिस्टम मेरे लिए बन गया था कि जिससे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो कई सालों के लिए, उसके लिए एक मॉडल बन गया था जिसको मैं फिर बाज़ारों में अपना रहा था। तो इसको अपनाते अपनाते शेर खान में मेरा करियर बढ़ा। ने ज्वाइन किया एज अ मार्केट एनालिस्ट। 2 साल के अंदर आई वाज द हेड ऑफ रिसर्च। हेड ऑफ रिसर्च होने के बाद स्ट्रैटेजिस्ट और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड रहा और करीब 18-19 साल मैंने वहाँ बिताए। अब ये समय बिताते बिताते निवेशकों के साथ मैं जब इंटरेक्ट करता था, मैंने कई प्रॉब्लम्स देखी जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हर बार फेस करते हैं। और वो जब फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एडवाइज़र हूँ या एनालिस्ट हूँ, बाज़ार में आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि बाज़ार में मैं 100% सही होऊँगा, तो बाज़ार आपको उसी दिन गलत ठहरा देगा। तो टिपिकली अगर आप बहुत ही अच्छे हो, शायद 70% अचीव कर सकते हो। इवन अ गुड ट्रेडर इन्वेस्टर अचीव्स 60%। कई ऐसे भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो कि 50% से कम सक्सेस रेशियो का ये मतलब है कि कितने ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में बंद होते हैं और कितने ट्रेड्स आपके लॉस में बंद होते हैं। तो अलग अलग रेशियो से लोग सक्सेस अचीव करते हैं। मुश्किल बात ये है कि अगर आपने 30% या 40% आपके जो ट्रेड्स हैं वो अगर गलत जा रहे हैं, आप वो डील कर सकते हैं कि नहीं। और भी मुश्किल काम ये है कि अगर मैं एडवाइज़र हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या काम करो, आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 100% सही रहूं, मगर वो होने नहीं वाला। और मैं अगर 3 बात भी एक बात के बाद गलत हुआ और आप मुझे बोलेंगे कि मैं सबसे बेवकूफ़ आदमी हूँ। तो ये जो चीज़ है, कई एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स जो एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनके लिए कांस्टेंट मॉडरेशन रहता है, क्योंकि कभी भी आप 100% नहीं अचीव कर सकते हैं और ये चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अच्छे अच्छे लोगों के भी पूरी एनालिसिस को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ना एनालिस्ट खुश है, ना इन्वेस्टर्स खुश हैं, दोनों कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सत्य तो ये था कि अगर आप खुद रिसर्च करें, खुद एनालिसिस करें, खुद बाजार को समझें, एडुकेटेड हो जाएं, तो शायद आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद गलती करते हैं तो हम उसको मान भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और गलतियों को अपनाना भी थोड़ा समय लगता है, बट इवेंचुअली आप शायद उसको समझ सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, 10 बार में से 4 बार तो गलत होना है, बट आखिर में सक्सेस मिलेगी। तो एक बार इस जर्नी पे अगर आप सही डायरेक्शन में जाने लगे, तो आपके जर्नी का जो अंत है वो भी सही होगा। तो इस जर्नी में फिर लोगों को कैसे मदद करूं, इसी चीज़ को लेके हमने इंडिया चार्ट्स को एस्टेब्लिश किया। इंडिया चार्ट्स में सबसे पहले मैंने कंटेंट प्रोड्यूस किया, मतलब लोगों के लिए डेली लिखना कि बाज़ार क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इकोनॉमी कैसे चल रही है
और इन सब का असर मैक्रो फैक्टर्स का, जो कि कई लोग बहुत ही कम समझते हैं, इनका असर कैसे होगा, इसके बारे में मैंने बताया और लोगों में एक इंटरेस्ट जागृत किया कि ज़्यादा सीखने की उनकी चाहत हो। और जैसे जैसे ये चाहत फिर बढ़ती गई, हमने 2019 में मेरे साथ मेरे दोस्त या मेरे को फाउंडर ऑलमोस्ट हैं चवन जी ने साथ दिया। जब मैंने शेर खान अपना काम छोड़ा, वो मेरे साथ आए और हमने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। तो मेंटरशिप प्रोग्राम से हमने लोगों को सिखाने का एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि पूरी तरह बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लोगों को बताए कि बाज़ारों में कैसे काम करना है, बाज़ारों में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये चीज़ आप एक दिन में नहीं सीख सकते। तो आप एक दिन की पढ़ाई, 2 दिन की पढ़ाई नहीं, आपको पूरी तरह 3-4 महीनों तक लगातार हमारे साथ सीखना पड़ेगा और हम आपको सिखाएँगे। इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया, ताकि रेगुलरली आप अपडेट्स लो और रेगुलरली आप सुनो। घंटों तक हम लोग समय बिताते हैं हर संडे, ताकि लोग पूरी ज्ञान जो है बेसिक से लेके वेव एनालिसिस, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, इसको फिर फंडामेंटल से कैसे आप जोड़ते हो, इसको आप इकोनॉमिक्स से कैसे जोड़ते हो, ये पूरी चीज़ की समझ जो है लोगों तक पहुँचे। तो ये एक सेकंड लाइन ऑफ थॉट आया कि लोगों को एडुकेट किया जाए और बहुत ही इन डेप्थ एडुकेट किया जाए। बट इसके बाद भी एक और पड़ाव मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं जब खुद अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करता हूँ, तो हम लोग को शेयर्स की ढूंढाई करनी पड़ती है कि किन स्टॉक्स को हम लोग चुने, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ये जब सवाल उठता है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कई तरह के स्कैन्स और एनालिसिस करने पड़ते हैं मार्केट के डेटा से। ये मार्केट के डेटा की एनालिसिस जो है हम लोग कई बार एक्सेल शीट्स पे कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ के कर रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे बाज़ार में, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को एक साथ कर पाऊँ। तो इसीलिए हमने स्ट्राइक नाम से एक प्लेटफॉर्म फिर बनाया, जिसपे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, डेटा पॉइंट्स, ऑप्शंस डेटा, हर तरह का जो मार्केट में डेटा आ रहा है, फंडामेंटल भी, उसको विजुअलाइज करके लोगों को दिया, ताकि जो बेसिक से बेसिक स्टार्टर भी निवेशक है, वो उस डेटा या चार्ट्स को देख के समझ पाए कि हाँ भाई, वैल्यूएशन इस कंपनी का ज़्यादा है कि कम। नंबर जानना आसान है, बट नंबर सबको नहीं समझ में आएंगे। बट उन्हीं नंबरों को अगर मैं एक चार्ट के हिसाब से दिखाऊं कि हाँ, ये चार्ट यहाँ पे ओवर वैल्यू हो रहा है, ये चार्ट यहाँ पे अंडर वैल्यू हो रहा है, और कई बेसिक रेशियोज़ को लेके जो कि बाज़ार में सब लोग जानते हैं, रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ के उनसे जानकारी लेके कि उसको किस तरह दर्शाना है, हमने इस चीज़ को दर्शाई है, ताकि यूजिंग अ फ्यू क्लिक्स, कुछ ही बटनों को दबा के, कुछ ही स्कैन्स करके आप फिर फ़िल्टर डाउन कर सकते हो कि हाँ, ये कुछ कंपनियाँ हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना है। तो ये पूरा एक मेरा जो जर्नी है, कि इस तरह शुरुआत से अंत तक आया कि मुझे एक चाहत बनी मन में कि लोगों तक मैं ये पहुँचाऊँ कि एक्चुअल जो साइंस है, जो सच है बाज़ारों के बारे में, वो मैं बताऊँ कि हो क्या रहा है, ऊपर जाएँगे, नीचे जाएँगे, क्यों जाएँगे, और ये चीज़ फिर लोग खुद कर पाएँ। क्योंकि जब आप खुद करते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब कोई और आपको बताता है कि देखो ये ऐसा लग रहा है, आपको शायद उतना कॉन्फिडेंस ना हो और आप शायद उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट ना कर पाएँ। और आप जब खुद उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तो आपकी सक्सेस भी नहीं आएगी। तो खुद एग्ज़ीक्यूट करना कॉन्फिडेंस के साथ, वो नॉलेज से ही हो सकती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। तो यही मेरा पूरे जर्नी का एंड रिज़ल्ट रहा है कि मैंने चाहा कि इस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। ये नहीं कि लोगों को एडवाइस करूँ। तो हमने कहीं पे भी कुछ भी ऐसी सर्विसेज़ नहीं चालू करी जहाँ पे हम लोगों को टिप्स दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि भई आप ये खरीद लो, आप ये बेच लो, आपके पैसे बन जाएँगे। नहीं, आप खुद सीखिए, आप खुद समझिए कि इसको कैसे करना है, क्यों करना है, इसके टूल्स इस्तेमाल करिए, इनके टूल्स को इस्तेमाल करना सीखिए, और तभी आप खुद हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस जो बाज़ार में अचीव हो सकता है, वो आप करेंगे। और यही काम अब हम करते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है। हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं। अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे। अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे। कैश करो ऐप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है। हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है, वहां से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है।
हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने Amazon पे, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आदत डाल लो, पहले कैश करो पे आओ, यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ। तो कैश करो, ऐश करो। Click on the link in description and download Cash Karo app now.